पीछे मुड़ते ही ली हान को एक और जवान सुनहरे बालों वाला एल्फ दिखा, जो उसे देखकर बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। जब उसने कंफर्म कर लिया कि ली हान सच में मशहूर वार्डनस फैमिली से है, तो उस एल्फ ने पूछा कि जादू के लिए जानी जाने वाली इतनी बड़ी प्रेस्टीजियस फैमिली का कोई बंदा आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप क्यों सीख रहा है। ली हान ने बड़े ही कैजुअल और देसी अंदाज में जवाब दिया, अरे भाई, सीधी सी बात है, इस क्लास में भीड़ कम होती है तो यहाँ पॉइंट्स पटोरना ज्यादा आसान है। हालांकि एल्फ को ऐसे प्रैक्टिकल जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने बात को ज्यादा नहीं खींचा और उसकी सोच का सम्मान किया। ली हान का भी यही मानना था कि किसी अनजान व्यक्ति से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इससे फालतू की गलतफहमियां ही पैदा होती हैं। इसलिए उसने ईमानदारी को ही सबसे बेस्ट ऑप्शन समझा। इस अजीब सी बातचीत के बाद उस एल्फ ने अपना परिचय मराठी फैमिली के जिगेल के रूप में दिया और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जिगेल देखने में काफी कम उम्र और चॉकलेटी बॉय लग रहा था, लेकिन ली हान की पारखी नजरों ने उसकी हथेलियों पर पड़े गट्टों को तुरंत ताड़ लिया। वो एक सेकंड में समझ गया कि ये बंदा अंदर से किसी फौलाद जैसा मजबूत है। बिना किसी हिचकिचाहट के ली हान ने हाथ मिलाया और दोनों की जान पहचान हो गई। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मराठी फैमिली उत्तरी साम्राज्य के उन बर्फीले और कठोर इलाकों की रखवाली के लिए बदनाम है। वे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से ली हान को लगा था कि उस खानदान का कोई भी बंदा एकदम खुरदरा, जंगली और बिखरा हुआ सा होगा। लेकिन जिगेल ने इस स्टीरियोटाइप की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। वो एकदम टिप टॉप, पॉलिश्ड और सलीकेदार लग रहा था। इस बात ने ली हान को चौंका दिया और उसे मराठी फैमिली से जुड़ी अफवाहों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसे लगा कि अफवाहें हमेशा सच नहीं होती और शायद इस सुनहरे बालों वाले प्रिटी बॉय के साथ उसकी अच्छी पटने वाली है। जैसे ही लेसन शुरू हुआ, प्रोफेसर ने ली हान को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन करने को कहा, द क्लिफ बोल्डर ब्लेड, जो उसने अपने गुरु आर लॉन्ग से सीखी थी। अपने नाम की तरह ये टेक्निक एक चट्टान की तरह मजबूत और ईमानदार है, लेकिन इसका ट्रेनिंग रूटीन इतना खतरनाक और थकाऊ होता है कि रईसजादे इसके नाम से ही भाग खड़े होते हैं। ली हान ने बचपन में वो जुल्म सिर्फ इसलिए सहा था क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। ली हान का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद प्रोफेसर ने उसकी जमकर तारीफ की कि उसने बेसिक्स को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। फिर उन्होंने पूछा कि वो किस फैमिली से है। प्रोफेसर को उम्मीद थी कि वो किसी जानी मानी नाइट फैमिली का नाम लेगा, लेकिन जब ली हान ने बताया कि वो कुख्यात वार्डनस फैमिली से है, तो प्रोफेसर के चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। हैरानी से प्रोफेसर ने पूछा कि ली हान तलवारबाजी क्यों सीख रहा है। ली हान ने पहले तो एकदम किताबी जवाब दिया कि नोबल्स के लिए ये एक जरूरी स्किल है। ये सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा लटक गया। उन्हें इस बोरिंग जवाब से बहुत निराशा हुई, क्योंकि वे ली हान से कुछ ज्यादा गहरी बात की उम्मीद कर रहे थे। प्रोफेसर के चेहरे पर निराशा और डिसअप्रूवल का वो जाना पहचाना भाव देखकर ली हान की बत्ती गुल हो गई। उसे लगा कि यहां तो दाल नहीं गलने वाली, तो उसने सिचुएशन को बचाने के लिए तुरंत अपना पैंतरा बदला। उसने बड़े ही स्मूथ तरीके से अपना जवाब मॉडिफाई किया और कहा, सर, शुरुआत में तो मेरा नजरिया सिर्फ प्रैक्टिकल था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस कला की गहराई में उतरा, मुझे तलवारबाजी की असली खूबसूरती से प्यार हो गया। अब तो आलम यह है कि मैं जितना सीखता हूं, ये तलवार मुझे उतना ही अपनी तरफ खींचती है। मैं खुद को इस क्लास में आने से रोक ही नहीं पाता। ये धांसू डायलॉग सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा नई उम्मीद से खिल उठा और उन्होंने मन ही मन ली हान की तारीफ भी कर दी। जोश में आकर प्रोफेसर ने पूछा कि क्या ली हान सच में तलवारबाजी को लेकर इतना सीरियस है और क्या वो अपनी फैमिली की उम्मीदों कि उसे मेज बनना चाहिए को आड़े नहीं आने देगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ली हान का फॉर्म व्हाइट टाइगर टावर के उन बच्चों से भी बेहतर है जो यहां सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। ली हान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरी, लेकिन तभी प्रोफेसर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और ली हान को एक ड्यूएल के लिए ललकार दिया। उसे अपनी तलवार उठाने का हुक्म दिया। ली हान इस अचानक हुए ट्विस्ट से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। अभी तो तारीफ कर रहे थे, अब कूटने पे आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अगले ही पल वो प्रोफेसर के सामने डटा हुआ था। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही मिनटों के अंदर प्रोफेसर ने ली हान की वो सुताई की कि उसे दिन में तारे दिख गए। एक तरफा कुटाई के बाद प्रोफेसर ने उसकी रेजिलियंस की तारीफ की, पर उसे याद दिलाया कि द क्लिफ बोल्डर ब्लेड एक चट्टान की तरह है। सामने वाला चाहे कोई भी हो, ये तकनीक कभी डगमगानी नहीं चाहिए। ली हान को जमीन से उठने में मदद करते हुए प्रोफेसर ने सलाह दी कि वो इस सबक को अपने दिल में उतार ले और अगली बार जब भी कोई चुनौती सामने आए तो इसे याद रखे। इसके साथ ही प्रोफेसर ने उसे अपनी जगह पर वापस जाने को कहा और अगले स्टूडेंट को आगे बुला लिया।
जैसे ही प्रोफेसर अगले स्टूडेंट को धोने लगे, ली हान ने अपने कपड़े ठीक किए और चुपचाप उन डंडों के निशानों को गिनने लगा जो उसने ट्रेनिंग के नाम पर खाए थे। कुछ और ना सही, पर उसे ये एहसास जरूर हो गया कि प्रोफेसर को सामने वाले की अनगार्डेड एरियाज का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ली हान पूरे टाइम उनकी मार से बच ही नहीं पाया था। जब उसकी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई तो ली हान ने गौर किया कि उनके टीचर असल में कितने ज्यादा स्किल्ड थे। प्रोफेसर एंजल के पास एक प्रोस्थेटिक हाथ और पैर था, फिर भी उनकी मास्टरी बेमिसाल थी। वे एम्पायर के भविष्य के नाइट्स को एकदम सटीकता और एक्सपर्टीज के साथ ट्रेन कर रहे थे। अपने पुराने मास्टर अरलोंग और एंजल की तुलना करते हुए ली हान ने सोचा, अरलोंग एक अडिग चट्टान की तरह है, जबकि एंजल पानी की तरह बहते हैं जो हर सिचुएशन में खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं। ली हान को सबसे ज्यादा प्रभावित उनके पढ़ाने का तरीका किया। एंजल हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से उसे पर्सनल और प्रैक्टिकल सुझाव दे रहे थे। ये अप्रोच साबित करती थी कि वे एक सच्चे उस्ताद हैं जो जानते हैं कि इन बिगड़ैल रहीज़ादों को कैसे हैंडल करना है। पर जैसे जैसे ली हान ने प्रोफेसर को बाकी स्टूडेंट्स को हैंडल करते देखा, उसके दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी कि प्रोफेसर ने उसकी कुछ ज्यादा ही बेदर्दी से कुटाई की थी। उसे कारण तो नहीं पता था, पर यह एकदम साफ था कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार उसी ने खाई थी। करीब 30 मिनट की कड़ी ट्रेनिंग के बाद प्रोफेसर अंजलिल ने ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा और ऐलान किया कि अब आज का मेन इवेंट शुरू होने वाला है। बिना किसी सस्पेंस के उन्होंने अखाड़े में ली हैन वार्डनेस और चोई परिवार के दुर्गु का नाम पुकारा। ली हैन ने तुरंत उस बंदे को पहचान लिया। ये वही घमंडी ऑर्क था जिसने कुछ देर पहले उससे पंगा लेने की कोशिश की थी। बिना किसी घबराहट के ली हैन पूरे स्वैग के साथ आगे बढ़ा और प्रोफेसर के अगले आदेश का इंतजार करने लगा। जैसे ही मंच सजा, प्रोफेसर अंजलि ने बताया कि उन दोनों के बीच एक छोटा सा स्पारिंग यानी अभ्यास मैच होगा। ये सुनते ही भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। कई स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या ये मैच फेयर भी होगा। एक तरफ भीमकाय ऑर्क और दूसरी तरफ दुबला पतला ली हैन, दोनों के आकार में जमीन आसमान का फर्क था। दुरुगु के चेहरे पर एक कुटिल और ओवर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि वो इस रईसजादे को तो चुटकियों में मसल देगा। लेकिन ली हैन ने अपने विरोधी के इस घमंड को पूरी तरह इग्नोर किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा इस हरे रंग की चमड़े वाले बुली को धूल चटाने पर केंद्रित कर दी। आखिर उसने अपनी पूरी जिंदगी मार खाने और तलवारबाजी सीखने में ही तो बिताई थी, ताकि ऐसे मौकों पर वो अपना जलवा दिखा सके। वो किसी भी कीमत पर इस छपरी ऑर्क को अपना लाइमलाइट चुराने का मौका नहीं देने वाला था। अंजलिल ने इन दोनों को इस मैच के लिए क्यों चुना? कारण बहुत सीधा था। ये दोनों इस पूरी क्लास के सबसे होनहार और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे। प्रोफेसर अच्छी तरह जानते थे कि तलवारबाजी सिर्फ किताबों और थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती। असली काबिलियत हासिल करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है और एक्चुअल फाइटिंग का तगड़ा अनुभव चाहिए होता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए यह बिल्कुल साफ हो गया कि ली और दुरुगु दोनों ने एक सच्चे तलवारबाज बनने की वो शर्तें पूरी कर ली हैं जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल का बेजोड़ संगम होता है। यहां तक कि अभी भी प्रोफेसर अंजलिल महसूस कर सकते थे कि ये दोनों स्टूडेंट्स अनजाने में यानी सबकॉन्शियसली अपने हथियारों में अपना थोड़ा थोड़ा माना प्रवाहित कर रहे थे। एक नाइट के तौर पर उनका ये टैलेंट सच में कमाल का था। ये सब सोचकर प्रोफेसर अंजलिल ने दोनों को अपनी अपनी पोजीशन लेने का हुक्म दिया। जब वे अपनी जगह ले रहे थे तो प्रोफेसर मन ही मन सोच रहे थे कि ली हैन जैसे लड़के के लिए जो किसी नाइट फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता, तलवारबाजी के इस हाई लेवल तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में एक पूरी इमोशनल पिक्चर बना ली। उन्हें लगा कि ली हैन को पक्का उसके परिवार ने बेदखल कर दिया होगा या ठुकरा दिया होगा, और उसी दर्द ने उसे तलवारबाजी को इतनी गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। ली हैन ने कितना दुख झेला होगा, ये सोचकर ही अंजलिल की आंखें भर आई। वो ली की इस कामयाबी पर फख्र से रो पड़े। ली के इस सफर में उसका साथ देने के लिए अंजलिल ने कसम खाई कि वो ली हैन के तलवार के रास्ते की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद उन्होंने भारी उत्साह के साथ उस द्वंद्व की शुरुआत की। दुरुगु चोई उस खानदान से आता है जो अपनी एल्पाइन लूनर स्वॉर्ड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तलवारबाजी का एक बेहद तेज, फुर्तीला और धारदार स्टाइल है। वहीं दूसरी ओर ली हैन क्लिफ बोल्डर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत ही भारी, स्थिर और विनाशकारी स्टाइल है। चूंकि इन दोनों के लड़ने का तरीका एक दूसरे के बिल्कुल उलट यानी ऑपोजिट्स है, इसीलिए अंजलिल को उम्मीद थी कि वो एक दूसरे की गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। आखिर राइवल्स इसी दिन के लिए तो होते हैं। जैसे ही स्पारिंग सेशन शुरू हुआ, दुरुगु का सब्र जवाब दे गया।
वो इस बात से झल्ला गया कि ली हान पहला वार करने के बजाय चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन में आकर दुरुगु ने छलांग लगाई और अपने एल्पाइन स्वॉर्ड स्टाइल के साथ पहला जोरदार हमला बोल दिया। ली हान ने बड़ी ही चालाकी से उस पहले वार को चकमा दिया और दुरुगु के थोड़ा और करीब आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सही मौका मिला, ली हान ने एक ऐसी चाल चली जो सीधे किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से निकली हो। अंदाज अपना अपना के क्राइम मास्टर गोगो की तरह आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा वाला एटीट्यूड दिखाते हुए उसने अपने पैर से मिट्टी उड़ाई और सीधे दुरुगु की आंखों में झोंक दी। आंखों में धूल जाते ही वो विशाल ओर्क तिलमिला गया और कुछ पल के लिए अंधा सा हो गया। ली हान की इस स्ट्रीट फाइट वाली घटिया चाल को देखकर पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे, धोखा, ये चीटिंग है। एक स्टूडेंट ने तो तुरंत प्रोफेसर से ली हान की शिकायत कर दी, लेकिन अंजलेल ने उन सारी शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा उन्होंने ली हान की इस आउट ऑफ द बॉक्स सोच की जमकर तारीफ की। प्रोफेसर के शब्दों में, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकें, क्योंकि असली जंग के मैदान में कोई नियम नहीं होते, वहां सिर्फ जिंदगी और मौत होती है। ये देखकर कि ली हान इस कड़वी सच्चाई को समझता है, अंजलेल ने जोर से उसका हौसला बढ़ाया। प्रोफेसर जानते थे कि इज्जत और उसूलों का रोना रोने वाले इन रईस खानदान के बच्चों के लिए जीवन मृत्यु की इस कठोर सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है। अंजलेल की नज़र में असली तलवारबाज वही है जो जंग से जिंदा लौट कर आए, फिर चाहे जीतने के लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रोफेसर की सारी झंडी के बाद उस हुंखार ओर्क और वार्डनेस के इस देसी प्रोडिजी के बीच की लड़ाई फिर से भड़क उठी। दुर्गु अभी भी अपनी आंखों की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर ली हान हावी हो गया। ली की तलवार का एक हल्का सा वार दुर्गु को लगा, जिससे वो पूरी तरह बौखला गया। दुर्गु को एहसास हुआ कि ली हान के रईस नोबल होने की बात सोचकर उसने उसे हल्के में लेने की बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उधर ली हान ने देखा कि दुर्गु अभी भी अपना संतुलन, डिसओरिएंटेशन वापस नहीं पा सका है, तो उसने अपना शिकंजा और कसने का फैसला किया ताकि और को कोई मौका न मिले। इससे पहले दुर्गु के मूवमेंट्स को देखकर ली हान समझ गया था कि ये ओर्क कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और स्किल्ड फाइटर है। अब ली हान को बस अपना दिमाग ठंडा रखना था और जीत पक्की करने के लिए सही जाल बुनना था। अपने इसी प्लान पर अमल करते हुए ली हान ने एकदम देसी गुंडों वाले स्टाइल में दुर्गु के पैर पर अपना पैर जोर से दे मारा और उसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। दुर्गु पूरी तरह से सदमे में था कि यह रईसज़ादा एक मामूली अभ्यास मैच जीतने के लिए किस नीचता तक गिर सकता है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अपना गियर नहीं बदला तो आज पूरी क्लास के सामने उसकी जो बेइज्जती होगी वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए दुर्गु अचानक जमीन पर गिरा और उसने एक जबरदस्त बैरल रोल किया, जिससे वो तुरंत ली हान के हमले की रेंज से बाहर निकल गया। इस अप्रत्याशित मूव ने ली हान को भी चौंका दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने जो बढ़त बनाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। दुर्गु का ये बाजीगर वाला बाउंस बैक देखकर प्रोफेसर अंजलेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे उसकी जबरदस्त फुर्ती से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए। उन्होंने दुर्गु की तारीफ की और चीखते हुए लड़ाई जारी रखने का उत्साह बढ़ाया। अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने की आग में जलते हुए दुर्गु ने खूंखार दहाड़ मारी और ली हान पर मौत बनकर टूट पड़ा। लेकिन ली हान ने भी अपना कूल नहीं खोया। वो दुर्गु के हर एक तेज वार को पढ़ रहा था। जब जरूरत पड़ी तो उसने हमले रोके और बड़े ही शानदार तरीके से उन्हें पैरी किया। जैसे जैसे ये जंग खतरनाक होती जा रही थी, प्रोफेसर अंजलील का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन दोनों स्टूडेंट्स ने उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया था। वे पहले से जानते थे कि ये दोनों असाधारण हैं, लेकिन दुर्गु को एल्पाइन लूनर स्वॉर्ड इतनी महारत के साथ चलाते देखना उनके लिए एक जादुई अनुभव था। लेकिन बदकिस्मती से अपनी तकनीक में जरूरत से ज्यादा ताकत झोंकने की वजह से दुर्गु का स्टैमिना तेजी से खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली हान एकदम कूल बना हुआ है और बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए बड़े आराम से दुर्गु के हर वार का जवाब दे रहा है। दुर्गु की बढ़ती हुई बौखलाहट को देखकर ली फैसला करता है कि वो सही मौके का इंतजार करेगा और मौका मिलते ही बाजी पलट देगा। लड़ाई के दौरान ली नोटिस करता है कि दुर्गु के चारों ओर एक अजीब सा लाल ऑरा चमक रहा है। वो सोचता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, पर ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय ली हान अपना पूरा फोकस वापस फाइट पर लाता है और जीतने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए एकदम पोकर फेस बनाए रखता है। उसी वक्त वो ऑर्क दुर्गु ये महसूस करता है कि इस प्रेशर में ली के फैसले लेने की क्षमता डगमगा रही है। अपने उस बैरल रोल वाले मूव की वजह से ली को कुछ फालतू के मूवमेंट्स करने पड़े थे।
और अब ऐसा लग रहा है कि ली की मैना शीथ्ड सॉर्ड का असर कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो थकने लगा है। लेकिन डुरुगु इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ली कभी भी मैना का इस्तेमाल करते हुए नहीं थकता। उनका ये स्पारिंग सेशन शुरू से ही टाइम के खिलाफ एक रेस था। यही सब सोचकर डुरुगु अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर ली पर अंधाधुंध वार करता है, ताकि वो ली का बचा हुआ स्टैमिना भी निचोड़ सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि ली का डिफेंस कमजोर होने के बजाय और भी तगड़ा होता जा रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो अपने हमलों में कुछ ज्यादा ही ताकत लगा रहा है। जब वो दोबारा ली के उस शांत चेहरे को देखता है तो डुरुगु के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि वार्डनेस फैमिली के इस प्रोडिजी ने उसे बुरी तरह मात दे दी है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो शुरू से ही ली की उंगलियों पर नाच रहा था और उसी के बिछाए जाल में फंसता जा रहा था। इस खौफनाक सच्चाई से वो घबरा जाता है और अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा सोचने के लिए बीच लड़ाई में रुक जाता है। ली हान तुरंत डुरुगु की इस हिचकिचाहट को पकड़ लेता है और मौके पर चौका मारते हुए सीधा डुरुगु के हाथ पर वार करता है। एक ही झटके में वो उसे निहत्था कर देता है और उसकी तलवार हवा में उड़ जाती है। डुरुगु के निहत्थे होते ही पसीने से लथपथ ली हान बड़े ही आराम से अपनी लकड़ी की तलवार डुरुगु के गले पर रख देता है। ये रेफरी के लिए साफ इशारा था कि उसने ये स्पारिंग सेशन जीत लिया है। क्लास को खत्म करते हुए एंजेलिल फाइट रुकवाते हैं और ली हान को विनर घोषित करते हैं। इसके तुरंत बाद वो दोनों स्टूडेंट्स को आगे बुलाते हैं और डुरुगु को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि इतने क्रिटिकल मोमेंट पर अपना आपा खोकर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि एंजेलिल ये भी मानते हैं कि डुरुगु अभी एक टीनेजर ही है, तो हार की उस भारी फीलिंग से घबरा जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक ली हान की बात है, एंजेलिल उसकी उस रिफाइनमेंट और नोबिलिटी की ऑरा से काफी इंप्रेस्ड है। दोनों को आमने सामने खड़ा करके एंजेलिल उनकी शानदार सोर्ड्समैनशिप की तारीफ करते हैं, लेकिन सबको याद दिलाते हैं कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। जीतने वाले को हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हारने वाले को अपनी हार से मोटिवेशन लेकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। फिर एंजेलिल उन्हें सम्मान के तौर पर एक दूसरे के सामने झुकने का आदेश देते हैं। झुकते वक्त ली हान को लगता है कि डुरुगु इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। किसी स्नीकी अटैक की आशंका में वो पलटवार करने के लिए खुद को तैयार रखता है, लेकिन उसे बड़ा शौक लगता है जब डुरुगु बड़े ही ग्रेसफुली अपनी हार मान लेता है और यहाँ तक कि अपने पहले के घमंडी बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। वो ली हान को अपनी क्लासमेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी कम उम्र में किसी को इतना मैच्योर देखकर ली हैरान रह जाता है। पहले तो ली को उसकी नीयत पर शक होता है, पर ध्यान से देखने पर उसे यकीन हो जाता है कि डुरुगु सच में अपनी हार मान चुका है। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और दुश्मनी भुला देते हैं। इस शानदार स्पोर्ट्समैनशिप को देखकर एंजेले और बाकी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं और तब तक बजाते हैं जब तक उनके हाथ दर्द नहीं करने लगते। लेक्चर खत्म होने के बाद एंजेले सबको उनके डॉर्मिटरीज जाने का आदेश देते हैं, लेकिन रात होते होते ली हान अनजाने में एक बहुत बड़े बवाल के बीच आ फंसता है। वो एल्फ जिससे ली हान क्लास में मिला था, गिडिल मोराटी, व्हाइट टाइगर टावर के कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इकट्ठा करता है और उनके टावर की दीवारों के पास एक सुनसान कोने में डुरुगु को घेर लेता है, ऐसी जगह जहां उन्हें कोई देख न सके। गिगल उस वार्डनेस प्रोडिजी के हाथों हुई डुरुगु की बेइज्जती का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो सच में बिना कोई बदला लिए हार मानकर बैठने वाला है। डुरुगु साफ कहता है कि वो अपनी ही कमियों की वजह से हारा है, लेकिन बाकी लोग सारा इल्जाम ली हान के सिर मढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं और डुरुगु का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि ये हार उसकी गलती नहीं थी। जैसे जैसे शोर बढ़ता है, गिगल बीच में टोकते हुए कहता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उसके हिसाब से डुरुगु की इस हार ने उनके टावर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और चॉय फैमिली को इस कलंक की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। जब डुरुगु पूछता है कि कैसी जिम्मेदारी, तो गिगल अपना घटिया प्लान बताता है। उनका प्लान था जब ली हान जंगल में अकेला होगा तब वो सब मिलकर उस पर अचानक हमला करेंगे। ये तो एकदम शकुनी मामा वाली चाल थी, पीठ पीछे वार करने की तैयारी। इस घटिया प्रपोजल को सुनकर डुरुगु को घिन आ जाती है। वो एक नोबल के तौर पर गिगल के सम्मान पर ही सवाल उठा देता है। गिगल उसे एक कायर कहकर उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि सम्मान की बात करने का हक सिर्फ जीतने वालों को होता है। बाकी स्टूडेंट्स के बीच थोड़ी फुसफुसाहट जरूर होती है, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुलेआम गिगल को चुनौती दे सके।
अपने उसूलों पर डटे रहते हुए डुरुगु इस साजिश का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो ईमानदारी से हारा है और इन गिरे हुए तरीकों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। गिगल उसे फिर से एक कायर कहता है और किसी दूसरे वॉलंटियर की मांग करता है जो उसकी जगह ले सके। एक चौड़ी नाक वाला स्टूडेंट बड़ी उत्सुकता से आगे आता है और गिगल उसे अपने इस खौफनाक प्लान में शामिल कर लेता है। जैसे ही गिगल और उसका ग्रुप अपने एम्बुश को अंजाम देने की तैयारी करने लगते हैं, डुरुगु के अंदर घबराहट और बेचैनी तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि डुरुगु का ईगो उसे इस मामले से दूर रहने को कह रहा था, पर वो लीहॉन को ऐसे धोखे, अनफेयर ऑड्स का अकेले सामना करते हुए नहीं देख सकता था। सब कुछ सही करने की ठान कर डुरुगु जंगल में लीहॉन को ढूंढने भागता है ताकि उसे इस आने वाले हमले, एम्बुश के बारे में चेतावनी दे सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट उसके पास से सन से गुजरता है और वो देखता है कि उसके टावर के कई साथी पहले ही जमीन पर धूल चाट रहे हैं, पूरी तरह डिफीटेड। बचे हुए स्टूडेंट्स लीहॉन की ताकत देखकर बौखलाए हुए थे और उसे गालियां बक रहे थे कि उसने उन्हें पीटने की हिम्मत कैसे की। वहीं दूसरी तरफ लीहॉन एकदम बैटल के लिए तैयार खड़ा था और उन्हें वार्निंग दे रहा था कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो आ जाओ। डुरुगु वहां बुत बनकर यह सारा केओस देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां चल क्या रहा है। दरअसल डुरुगु के आने से थोड़ी देर पहले मरोटी के भेजे 3 छपरी गुंडों ने लीहॉन को उसकी रोज वाली जगह पर घेर लिया था। वो कसम खा रहे थे कि वो लीहॉन का ऐसा हाल करेंगे कि वो कभी दूसरी स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। बिना डरे लीहॉन सोचता है कि ये लोग सिर्फ एक बात साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। वो समझ जाता है कि बात सिर्फ क्लास की नहीं है। खैर, उसे वो बड़े अनोइंग लगते हैं और वो तय करता है कि इन्हें यहीं से भगा देगा। इसके साथ वो अपना सबसे खूंखार, मेनेसिंग चेहरा बनाता है और पूछता है, क्या तुम लोग जानते भी हो मैं किस फैमिली से आता हूं? लेकिन वो बेवकूफ उसके फैमिली नेम से बिल्कुल नहीं डरते। उल्टा उसे डरपोक कहते हैं, जो नाम का रौब झाड़कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर लीहॉन को शक होता है कि पक्का इनके पीछे कोई सपोर्ट नेटवर्क या कोई मास्टरमाइंड है जो इनकी डोरियां खींच रहा है। लड़ाई के बाद होने वाले ड्रामे और क्लीनअप के बारे में सोचते हुए वो मानता है कि ये बहुत बड़े गधे हैं जो सोच रहे हैं कि इनके एक्शंस का कोई अंजाम, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। फिर वो सीधे पूछता है कि इस एम्बुश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। उसका अंदाजा था कि ये किसी पावरफुल फैमिली के बंदे का काम है। राज खुलने से बचने के लिए गेल का एक कट्टर चमचा बाकी दोनों को चुप रहने को कहता है ताकि लीहॉन उन्हें बातों में न फंसा ले। फिर वो अपने ग्रुप को ली को घेरने का ऑर्डर देता है, जिससे उसका भागने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ली जानता है कि 3 on 1 की फाइट उसके बस की बात नहीं है। उसे आरलोंग की वो एडवाइस याद आती है कि अपनी सेफ्टी को पहले रखो और जरूरत पड़ने पर भाग लो। पर बदकिस्मती से उसका रास्ता कट चुका था, इसलिए उसे कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ता है। तभी ली की नजर जमीन पर पड़े कुछ पत्थरों पर जाती है। वो एकदम परफेक्ट साइज के थे, जिन पर वो हेडमास्टर के हॉल में सीखा हुआ बेसिक कंट्रोल स्पेल यूज कर सकता था। बिना देरी किए वो स्पेल पढ़ता है और कई सारे पत्थर हवा में तैरने लगते हैं। अचानक हुए इस मैजिक को देखकर वो तीनों हमलावर बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लीहॉन जैसा वार्डन ऐसा मैजिक यूज कर सकता है। अपना प्लान काम करता देख लीहॉन एक शातिर स्माइल देता है और उन्हें पूरी तरह डराकर भगाने के लिए अपना खौफ और बढ़ा देता है। कुछ ही पलों बाद वो अपनी वॉन्ड को ग्रुप के रिंग लीडर की तरफ पॉइंट करता है और गलती से एक पत्थर हाई स्पीड पर लॉन्च हो जाता है। उस जोरदार झटके से रिंग लीडर वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। ये देखकर ली और बाकी दोनों स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। ली को एहसास होता है कि उसका मैजिक कितना आउट ऑफ कंट्रोल है और वो कसम खाता है कि वो अपनी ट्रेनिंग पर और मेहनत करेगा ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। इस बीच बचे हुए दोनों स्टूडेंट्स ली के हमले के बारे में कुछ बड़बड़ाते हैं और डटे रहने का फैसला करते हैं। अपना भौकाल बनाए रखने के लिए ली खुद को हवा में सस्पेंड कर लेता है। वो एकदम पोकर फेस बनाए रखता है और उन्हें ललकारता है कि अगर मरने का शौक है तो आगे आओ। इस पॉइंट पर उन दोनों को लगता है कि अब जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी है। वो अपने बेहोश लीडर को उठाते हैं और दुम दबाकर भाग जाते हैं। बवाल खत्म होने के बाद डुरुगु अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है। ली अभी भी अलर्ट था। वो तरेर कर पूछता है कि क्या वो भी यहाँ लड़ने आया है। ली की खौफनाक ताकत देख चुका डुरुगु तुरंत मना करता है और सिचुएशन समझाने के लिए एक कैंप फायर के पास बैठ जाता है। जब ली को पता चलता है कि इस एम्बुश के पीछे असली मास्टरमाइंड जिगल मरोटी है, तो उसे व्हाइट टाइगर टावर के जीने का तरीका समझ आने लगता है। उसके खुद के ब्लू ड्रैगन टावर के उलट, जहां दोस्ती और हंसी मजाक चलता है, व्हाइट टाइगर टावर एक सख्त हायरार्की यानी पदानुक्रम पर काम करता है। वहां अक्सर मेंबर्स को अपने आकाओं के फायदे के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता है।
जैसे जैसे दुरुगु समझाता है, ली अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए ज़मीन पर जिगल का चेहरा बनाता है। उसे उस एल्फ का चेहरा याद आता है और बड़ी निराशा होती है, क्योंकि शुरू में उसे लगा था कि जिगल एक अच्छा इंसान है। ये समझते हुए कि जिगल के काम उसकी मासूम शक्ल से बिल्कुल अलग हैं, ली उसके मकसदों के बारे में सोचता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिगल तो बस किसी बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। ली का ध्यान भटकता देख दुरुगु उसे वापस ख्यालों से निकालता है और आगे समझाता है। ली को अजीब लगता है कि उन्होंने उस पर इस तरह से हमला क्यों किया, पर दुरुगु इस बात से पर्दा उठाता है। वो समझाता है कि वार्डनस फैमिली का मेंबर होने के नाते ली एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल टूल है। और तो और अगर जिगल ली जैसे किसी को हरा देता, वो भी फर्स्ट ईयर में, तो इससे उसकी खुद की रेपुटेशन और रसूख आसमान छूने लगता। जिगल के इन गंदे इरादों को जानकर ली का भी खून खौल उठता है और वो दुरुगु के गुस्से से सहमत होता है। आगे के बवालों से बचने के लिए दुरुगु ली को सावधान रहने की सलाह देता है। ये साफ था कि व्हाइट टाइगर टावर के नाइट्स उसके खिलाफ अपने मन में जहर पालते रहेंगे, खासकर स्वर्ड्समैनशिप क्लासेस में उसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर। जिगल, जो कि एक बहुत शातिर मैनिपुलेटर है, पक्का उनकी इसी जलन का फायदा उठाएगा। उनकी ये मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाती है और ली हॉर्न वापस अपने टावर लौट जाता है, दुरुगु की आखिरी बातों पर गहराई से सोचते हुए। दुरुगु ने उसे सलाह दी थी कि वो उन क्लासेस में जाना छोड़ दे जहां व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स आते हैं, ताकि जिगल को कुछ करने का मौका ही न मिले। हालांकि ये सलाह सुनने में सही लग रही थी, पर ली हॉर्न इसे मानने से साफ इनकार कर देता है। पहला कारण, स्वर्ड्समैनशिप जैसी बेहतरीन क्लासेस बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और दूसरा, इनकी इस छपरी राजनीति की वजह से पीछे हटना उसके ईगो और प्राइड के सख्त खिलाफ था। अपने ही अंदाज में पलटवार करने की ठान कर ली जानबूझकर खुद को थोड़ी चोटें पहुंचाता है और सीधे कॉमन रूम में पहुंच जाता है। वहां वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और ऐलान करता है कि व्हाइट टाइगर टावर के गुंडों ने उस पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि वो ब्लू ड्रैगन टावर से है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक वहां गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। सारे स्टूडेंट्स ली के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उन नाइट्स को गालियां देने लगते हैं कि उन्होंने ली को टारगेट करने की हिम्मत कैसे की। एक स्टूडेंट तो यहां तक कह देता है कि ऊपर सबको अलर्ट कर दो, व्हाइट टाइगर टावर ने किसी ऐरे गहरे जैसे ग्यांडो से नहीं बल्कि उनके मसीहा वार्डेनस से पंगा लिया है। अपने एक छोटे से झूठ पर इनका ये खूंखार रिएक्शन देखकर ली हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि स्टूडेंट्स बदला लेने के लिए अपने हथियार वेपन्स निकाल रहे हैं। बात को इतनी तेजी से बिगड़ता देख ली घबरा जाता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट उसे याद दिलाता है कि ली ने उन्हें अपना मीट खिलाकर भुखमरी से बचाया है, उन पर उसका एहसान है, डेट, और अगर उस एहसान को चुकाने का यही तरीका है तो वे पीछे नहीं हटेंगे। जैसे जैसे बवाल बढ़ता है, ली को गिल्टी फील होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में ही दोनों टावर्स के बीच एक गैंग वॉर छेड़ दी है। देखते ही देखते स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और दोनों ही व्हाइट टाइगर टावर की ईंट से ईंट बजाने के लिए उतावले होते हैं। अब तक ली समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका टावर व्हाइट टाइगर वालों से कितनी खुन्नस खाता है। जैसे ही वो गुस्साई भीड़ बाहर कूच करने वाली होती है, अशान आगे आता है और सबसे रुककर उसकी बात सुनने की अपील करता है। वो भीड़ को समझाता है कि जज्बात में आकर कोई बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि व्हाइट टाइगर टावर में नाइट्स के खानदानों के बच्चे हैं। वो साफ कहता है कि बिना सोचे समझे हमला करने का मतलब है अपनी पक्की हार को बुलावा देना। ली हॉर्न अशान की इस समझदारी से काफी इंप्रेस होता है। वो तालियां बजाकर उसकी बात का सपोर्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि ली हॉर्न अपना शांति वाला प्लान बताता, अशान बीच में ही बोल पड़ता है। अगर हम छुपकर इंतजार करें और फिर व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट्स पर अचानक हमला करें तो हमारे जीतने के चांस ज्यादा होंगे। और जैसा कि उम्मीद थी, बाकी स्टूडेंट्स अशान के इस स्नीक अटैक वाले आइडिया से सहमत हो जाते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। ली हॉर्न खुद से ही निराश हो जाता है कि उसने इन गुस्से में अंधे स्टूडेंट्स से कुछ समझदारी की उम्मीद कैसे कर ली। खैर, जो भी हो, वो जानता है कि वो अपने एक झूठ की वजह से यहां महाभारत नहीं होने दे सकता। वो सबको शांत कराता है और साफ साफ कहता है कि उसे अपने नाम पर कोई बदला नहीं चाहिए। वो डिक्लेयर करता है कि ये एक नोबल के तौर पर उसके सम्मान की बात है, इसलिए वो इस मसले को खुद ही निपटाएगा। एक स्टूडेंट उससे पूछता है कि वो अकेले व्हाइट टाइगर के उन कमीने और शातिर स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेगा। ली हॉर्न एक गहरी सांस लेता है और उनके नोबल स्टेटस का वास्ता देते हुए कहता है कि अगर हम भी व्हाइट टाइगर वालों की तरह नीच हरकतों पर उतर आए तो ये हमारे महान खानदानों की बेइज्जती होगी। इस भारी भरकम रॉयल डायलॉग से अशान और बाकी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं।
उनका मूड बदलता देख ली हॉन उन्हें चौकन्ना रहने को कहता है। वो सलाह देता है कि अपने वेपन्स अपने पास ही रखें, क्या पता व्हाइट टाइगर वाले हमला कर दें। चूंकि उनके दुश्मन हमेशा झुंड में आते हैं, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जरूरत पड़ने पर अपने टावर को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहें। खून का घूंट पीकर बैठे उन स्टूडेंट्स को ये डिफेंसिव प्लान पसंद आ जाता है और वे एक साथ मिलकर किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर राजी हो जाते हैं। इस तरह भीड़ के उस अचानक भड़के दंगे को शांत करने के बाद ली हान सबको अपने अपने कमरों में वापस भेज देता है। जाते जाते ली दो स्टूडेंट्स को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। वो अपनी अगली क्लास, जो व्हाइट टाइगर वालों के साथ है, के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने इल्यूमिनेशन मैजिक को पहले ही मास्टर कर लिया है। ये सुनकर लिहॉन को जोर का झटका लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूं जिसने अभी तक ये बेसिक स्पेल मास्टर नहीं किया। दूसरों की बराबरी करने की ठान कर वो बिना पलक झपकाए पूरी रात सिर्फ उस स्पेल की प्रैक्टिस करने में लगा देता है। अगली सुबह यूनर जल्दी उठती है और एक कोने में बुरी तरह थके हुए लिहॉन को देखकर चौंक जाती है, जो उसे ग्रीट कर रहा था। फिक्र करते हुए वो पूछती है कि क्या हुआ है। लिहॉन बताता है कि उसने पूरी रात मैजिक प्रैक्टिस करने में निकाल दी। यूनर पूछती है कि क्या उसे इस स्पेल की प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली थी। ली बड़े आराम से हाँ कह देता है। वो यूनर को कल वाली उन दो स्टूडेंट्स की बात बताता है, पर यूनर उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि वो इन फालतू बातों की टेंशन क्यों ले रहा है। उसकी बात को अनसुना करते हुए ली नोटिस करता है कि आज गैंडो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है। वो उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है, पर गैंडो उसे इग्नोर करके सीधा फायरप्लेस की तरफ चला जाता है। फायरप्लेस के पास जाकर गैंडो अपने कोट से एक सॉसेज कबाब निकालता है और उसे आग के पास सेकने लगता है। ली चुपके से उसके पीछे जाता है और उसे तसल्ली देता है कि टेंशन मत ले, यहां कोई तेरा खाना नहीं चुराएगा। अचानक आवाज सुनकर गैंडो बुरी तरह डर जाता है और पूछता है कि तू कमरे में कब आया। ली बताता है कि जब से तूने एंट्री मारी है मैं यहीं हूं। वो गैंडो को अपना कबाब चेक करने की सलाह भी देता है ताकि वो जल न जाए। जब गैंडो अपने खाने में बिजी होता है, ली पूरे कमरे में नजर घुमाता है और यूनर से पूछता है कि आज सबके चेहरे इतने क्यों लटके हुए हैं। यूनर समझाती है कि भाई सब भूखे हैं, वो अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि तूने उन्हें खाना बेचा था। हालात की गंभीरता को समझते हुए ली डिसाइड करता है कि उसे और राशन का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टॉक अब खत्म होने वाला है। लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि प्रोफेसर उरुगुलम की उस सख्ती से कैसे निपटे जो उन्होंने रिसोर्सेज शेयर करने पर लगा रखी है। यूनर उत्सुकता से पूछती है कि क्या कोई ऐसा जुगाड़ है जिससे सप्लाईज चुराई या निकाली जा सके, पर ली के पास अभी तक इसका कोई सॉलिड प्लान नहीं था। 1 घंटे बाद ब्लू ड्रैगन और व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स अपनी बेसिक मैजिक अंडरस्टैंडिंग क्लास में प्रोफेसर गार्सिया के क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं। हालांकि प्रोफेसर गार्सिया अपने स्टूडेंट्स की बहुत फिक्र करती हैं, पर वो तुरंत दोनों टावर्स के बीच चल रही उस नफरत, एनिमोसिटी को नोटिस कर लेती हैं। अकेडमी में अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, पर भूख ने सबका सब्र तोड़ दिया है और इन दोनों टावर्स की राइवलरी ने टेंशन में आग में घी डालने का काम किया है। क्लास के दौरान लड़ाई झगड़े रोकने की उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो कट थ्रोट कंपटीशन और खौफनाक माहौल साफ महसूस किया जा सकता है। हेडमास्टर का मानना था कि ये कट थ्रोट कंपटीशन स्टूडेंट्स को और भी मजबूत बनाएगा, लेकिन प्रोफेसर गार्सिया मन ही मन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थीं। वो तो बस इन बिगड़ैल बच्चों के बीच शांति और भाईचारा चाहती थीं। क्लास का माहौल वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने कड़क आवाज में सबको अपनी अपनी जगह पर बैठने का हुक्म दिया। स्टूडेंट्स भी बिना कोई नाटक किए चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठ गए। इसके बाद गार्सिया ने क्लास से पूछा, क्या हमारी पिछली क्लास के बाद से किसी ने इल्यूमिनेशन स्पेल सफलतापूर्वक परफॉर्म किया है? ली हान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ खड़ा कर दिया। आखिर उसने पूरी रात जागकर इस स्पेल पर जो पसीना बहाया था, लेकिन उसे तगड़ा शौक तब लगा जब पूरी क्लास में किसी और ने हाथ ही नहीं उठाया। वो तुरंत उस स्टूडेंट को ढूंढने लगा जिसकी डींगे उसने पिछली रात सुनी थी कि हमने तो स्पेल मास्टर कर लिया है। ली हान ने उसे घूरते हुए पूछा कि भाई कल रात तो तू बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब क्या हुआ? वो स्टूडेंट अब पूरी क्लास के सामने शर्म से पानी पानी हो गया। झेंपते हुए उसने कबूल किया, अरे भाई मुझे बस उसकी थोड़ी थ्योरी समझ आई है, पर अभी तक असली में कास्ट नहीं कर पाया हूं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने घबराते हुए ली हान को भरोसा दिलाया, टेंशन मत ले भाई, हम भी तेरी तरह नोबल्स हैं, बहुत जल्दी हम भी इसे कर लेंगे। ये सुनकर ली का दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि इन ढोंगी और डींगे हाँकने वाले रईसजादों ने उसे उल्लू बनाया था और वो बेवकूफ़ों की तरह इनकी बातों में आकर बिना बात के पूरी रात अपनी नींद हराम करता रहा।
खैर, प्रोफेसर गार्सिया ने ब्लू ड्रैगन टावर के उन 2 स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ की जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे। तभी ली को पता चला कि दूसरी स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी आर्डेनॉट थी। ली सोच ही रहा था कि चलो राजकुमारी पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाया जाए, लेकिन तभी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने नोटिस किया कि राजकुमारी उसे लगातार घूरे जा रही है। उसकी उन तेज और चुभती हुई नजरों से कंफ्यूज होकर ली ने अपने बगल में बैठे आशान से पूछा, भाई ये प्रिंसेस मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? आशान ने धीरे से बताया कि राजकुमारी ने ली हान के बारे में उड़ती हुई कुछ अजीब अफवाहें सुन रखी हैं और वो उन पर यकीन करने लगी है। ली के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, कैसी अफवाहें? आशान ने थोड़ा चिढ़ते हुए खुलासा किया, उसे लगता है कि तू असली ज्ञान और पढ़ाई लिखाई के पीछे नहीं भागता, बल्कि तेरा पूरा फोकस बस जुगाड़ लगाकर फ्री के नंबर बटोरने पर है। ये सुनकर ली मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि राजकुमारी का शक 100% सच था, लेकिन उसने बाहर से एकदम पोकर फेस बनाए रखा ताकि आशान को उसकी इन असली प्रायोरिटीज की भनक तक ना लगे। आशान दूसरी तरफ प्रिंसेस पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि वो ऐसी बेतुकी और घटिया अफवाहों पर यकीन कर रही है। लेकिन ली हान बड़े ही संत वाले अंदाज में उसे याद दिलाता है कि भाई ये एक आज़ाद दुनिया है और प्रिंसेस को पूरा हक है कि वो जो चाहे सोचे। ली के इस उदार यानी हॉस्पिटेबल एटीट्यूड से आशान इतना इंप्रेस हो जाता है कि जोर से डेस्क पर हाथ मारता है और ली की तारीफों के पुल बांधने लगता है। पूरी क्लास के बीच बैठे बैठे आशान किसी ख्याली दुनिया में खो जाता है और अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगता है। हमारे टावर के बच्चे कितने महान खानदानों से आते हैं और ली हान तो हम सब में सबसे महान है। भावुक होकर वो अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे इस स्कूल में भेजा ताकि वो ली जैसे महान इंसान से मिल सके। आंखें भरते हुए ऐशान ऐलान करता है, ली हान एक बहुत अच्छा इंसान है। ली, जो बाकी क्लास की तरह ही इस ड्रामे से पूरी तरह कंफ्यूज था, उसे इग्नोर करता है और वापस अपने लेसन पर फोकस करता है। थोड़ी देर बाद ली हान और प्रिंसेस को पोडियम पर बुलाया जाता है ताकि वो इल्यूमिनेशन स्पेल का डेमो दे सकें जो उन्होंने सीखने का दावा किया है। दोनों ही बड़े परफेक्शन के साथ स्पेल कास्ट करते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर गार्सिया और पूरी क्लास दंग रह जाती है। गार्सिया उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि पहले ही हफ्ते में स्पेल को सफलतापूर्वक परफॉर्म करने वाले ये पहले स्टूडेंट्स हैं। उनकी तारीफ करते वक्त गार्सिया उन बाकी स्टूडेंट्स के लटके हुए चेहरों यानी डिजेक्टेड एक्सप्रेशंस को भी नोटिस करती हैं जो स्पेल सीखने में फेल हो गए थे। वो उनका हौसला बढ़ाते हुए याद दिलाती हैं कि इल्यूमिनेशन सबसे बेसिक मैजिक है और ये समझने का पहला जरूरी कदम है कि मैजिक काम कैसे करता है। जब गार्सिया अपनी बात खत्म कर रही थीं, ली देखता है कि स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी बातों पर नहीं है, वे अभी भी आपस में लड़ने भिड़ने में बिजी हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद गार्सिया स्टूडेंट्स को शांत होकर अपनी सीट्स पर जाने को कहती हैं। उनके ऑर्डर के बावजूद ब्लू ड्रैगन और व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स एक दूसरे को गालियां यानी इंसल्ट और ताने मारना जारी रखते हैं। गार्सिया नोटिस करती हैं कि कुछ ब्लू ड्रैगन के बच्चे व्हाइट टाइगर्स को बुली कर रहे हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए वो एक बड़ा ऐलान करती हैं। इस सेमेस्टर में वो लोग एलिमेंटल मैजिक यानी तत्वों का जादू सीखेंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास में जोश की लहर दौड़ जाती है। फर्स्ट ईयर में ही कुछ इतना डायनामिक सीखने की बात से सब एक्साइटेड हो जाते हैं। गार्सिया समझाती हैं कि इल्यूमिनेशन मास्टर करने से उन्हें मैजिक की बेसिक समझ आ जाएगी। फिर वो एलिमेंटल मैजिक के फंडामेंटल्स बताती हैं कि इसमें मुख्य तत्व यानी कोर एलिमेंट्स शामिल हैं, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और अंधेरा, साथ ही ग्रेविटेशनल मैजिक जैसे एडवांस्ड एट्रीब्यूट्स भी। वो बताती हैं कि ये तत्व असल में बाकी सभी जादुई विद्याओं की नींव हैं और जादुई हथियारों या वस्तुओं को शक्तियां देने के लिए बहुत जरूरी हैं। बेसिक एलिमेंटल मैजिक की अहमियत समझाने के लिए वो इसकी तुलना गणित यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझने से करती हैं और जोर देकर कहती हैं कि इसे मास्टर करने वाले को पूरे महाद्वीप में इज्जत मिलेगी। लेक्चर के बाद गार्सिया प्रैक्टिकल्स पर आती हैं। वो ऐलान करती हैं कि स्टूडेंट्स बेसिक तत्वों के साथ अपनी एफिनिटी यानी लगाव या क्षमता टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि किस पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सूट करता है। क्लास में एक्साइटेड फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे थे कि वो फायर मैजिक में माहिर निकलें। गार्सिया क्लास को शांत कराती हैं और हर डेस्क पर जलती हुई मोमबत्तियां प्रकट कर देती हैं। वो स्टूडेंट्स को निर्देश देती हैं कि पिछली क्लासेस की अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके इस बार सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आग पैदा करें। शुरू करने से पहले वो चेतावनी देती हैं कि आग रोशनी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सावधान रहें।
डेमो देने के लिए गार्सिया एक मंत्र पढ़ती हैं और आग का एक विशाल खंभा प्रकट कर देती हैं, जिसे देखकर सारे रईसजादे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहां तक कि ली हान, जो ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाने की कोशिश करता है, वो भी मन ही मन सोचता है कि मैजिक कितना कूल लगता है यार। इसके बाद गार्सिया पूछती हैं कि क्या सब स्पेल ट्राई करने के लिए तैयार हैं। जैसी कि उम्मीद थी, सब तुरंत टूट पड़ते हैं, कई लोग स्ट्रगल करते हैं और खुद को जलाते जलाते बचते हैं। ली हान हालांकि एकदम शांत रहता है और सोचता है कि प्रोफेसर ने मोमबत्तियां क्यों दी हैं। अपने आसपास की चीजों को विजुअलाइज करने वाले मंत्र को याद करके उसमें स्पेल ट्राई करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ही वो अपने माना को फोकस करता है, गार्सिया नोटिस करती हैं कि उसका माना कंट्रोल से बाहर यानी स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो तुरंत बीच बचाव करते हुए उसे रोक देती हैं। वो ऐलान करती हैं कि ली हान को फिलहाल फायर मैजिक प्रैक्टिस करने की सख्त मनाही है। जब ली पूछता है कि क्यों, तो गार्सिया समझाती हैं कि उसके अभी के लेवल पर फायर मैजिक सीखना बहुत खतरनाक है। उनकी बातों पर गौर करते हुए ली को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने जो इल्यूमिनेशन स्पेल कास्ट किया था वो कितना भयंकर और तेज था। उसे एहसास होता है कि अगर वो एक मामूली सी रोशनी कंट्रोल नहीं कर पाया तो आग पैदा करने के नतीजे कितने भयानक यानी डिजास्टर्स हो सकते हैं, शायद एक बड़ा धमाका ही हो जाए। इन रिस्क से बचने के लिए गार्सिया ली को सलाह देती हैं कि वो इसके बजाय वाटर मैजिक प्रैक्टिस करे, क्योंकि ये बहुत सेफ है। वो उसे तसल्ली देती हैं कि जब उसका अपने माना पर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा तब वो वापस फायर मैजिक सीख सकता है। शुरू में ली को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उसे पानी से ज्यादा फायर का जादू कूल लगता है, पर बाद में वो ठंडे दिमाग से सोचता है। वो मानता है कि आग और बिजली का जादू ताकतवर और ऑफेंसिव है, पर पानी के जादू की अपनी अलग वर्सेटैलिटी है। कम से कम अभी के लिए वो जहां भी जाएगा उसके पास पीने का पानी तो हमेशा रहेगा, जो इस मुसीबत में एक छोटी सी राहत ही सही। अपनी किस्मत से समझौता करके ली वाटर मैजिक की प्रैक्टिस शुरू करता है। इस बीच पास बैठा अशन ली से जल रहा था कि उसे प्रोफेसर से स्पेशल अटेंशन और इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। ली उसे घूरता है और एक नकली स्माइल के साथ उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। थोड़ी देर बाद ली हान अपनी डेस्क पर रखे पानी के बाउल को घूरता है और अपनी वॉन्ड पॉइंट करके उसे उठने का कमांड देता है। उसकी पहली कोशिश फेल हो जाती है, लेकिन ली, जो जल्द से जल्द फायर मैजिक सीखना चाहता था, बार बार ट्राई करता है जब तक कि वो अपनी तीसरी कोशिश में सक्सेसफुल नहीं हो जाता। पानी में काफी सारा माना डालने के बाद वो उस पानी को एक बड़े से प्योर लिक्विड के गोले में बदल देता है, जो हवा में तैरने लगता है। क्लासरूम में बैठे सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जब बाकी स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए वो ली ने सिर्फ 3 कोशिशों में कर दिखाया, तो पूरी क्लास हैरानी से चिल्ला पड़ती है। गार्सिया ली हान की इस कामयाबी पर उसकी तारीफ करती हैं और पूरी क्लास के सामने ऐलान करती हैं कि उसे पानी यानी वाटर एलिमेंट के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव है। व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स और राजकुमारी आर्डेनार्ड को छोड़कर बाकी सब उसके इस शानदार काम के लिए तालियां बजाते हैं। जलन और ईर्ष्या को दूर रखने के लिए गार्सिया बाकी स्टूडेंट्स को दिलासा देती हैं कि अगर वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है। वो समझाती हैं कि किसी इंसान का किस तत्व के साथ कितना जुड़ाव होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस माहौल में पला बढ़ा है। उदाहरण के लिए, जो तेज हवाओं वाले इलाके में बड़ा हुआ है उसका हवा से जुड़ाव होगा, और जो किसी लोहार की भट्टी के पास पला है उसका झुकाव आग की तरफ होगा। वो इस बात पर जोर देती हैं कि आप जिस तत्व से जितने ज्यादा वाकिफ होंगे उसे इमेजिन करना और कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। ये सुनकर ली हान को बड़ा अजीब लगता है कि उसका पानी के साथ जुड़ाव कैसे हो सकता है। ना तो वो कभी पानी के आसपास बड़ा हुआ है और ना ही कभी किसी मछली पकड़ने वाली नाव पर रहा है। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसे याद आता है कि उसके ग्रेड स्कूल के पागल प्रोफेसर्स ने उसे पढ़ाई के नाम पर वाटर बोर्ड किया था। वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि शायद इसी खौफनाक अनुभव की वजह से उसका पानी से एक गहरा नाता जुड़ गया है। जैसे ही वो पानी के गोले को हवा में टिकाए रखने पर फोकस करता है, उसे एहसास होता है कि क्लास के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। मुड़कर देखने पर उसे राजकुमारी आर्डेनार्ड दिखती हैं, जो उसे अपनी कातिलाना नजरों से घूर रही थीं। उसकी इस हरकत से चिढ़कर ली का फोकस बिगड़ जाता है। वो उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो ऐसा करता है वो पानी का गोला फट जाता है और ली पूरी तरह भीग जाता है।
गार्सिया इस छोटे से हादसे पर मुस्कुराती हैं और ली को चेतावनी देती हैं कि अगली बार उसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अपनी वैंड के एक इशारे से वो उसे पल भर में सुखा देती हैं। उनके इस जेस्चर से इम्प्रेस होकर ली उन्हें स्कूल की रोशनी कहता है और पूछता है कि उसे इस पानी के गोले को हवा में कब तक लटकाए रखना है। गार्सिया जवाब देती हैं कि वैसे तो उसे तब तक ऐसा करना चाहिए जब तक उसका माना खत्म न हो जाए, पर चूंकि ली के लिए माना खत्म होना नामुमकिन जैसा है, इसलिए वो खुशी खुशी उसे सलाह देती हैं कि वो पूरी क्लास खत्म होने तक इसे हवा में ही टिकाए रखे। ली हान ये सुनकर शॉक रह जाता है। उसे शक होता है कि गार्सिया उसे पढ़ाने के बहाने सजा दे रही हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, ली कमजोर आवाज में उन्हें मदद के लिए पुकारता है, पर वो उसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स की मदद करने चली जाती हैं। उस पल ली को एहसास होता है कि वो जिस एकेडमी में है वो कितनी अजीब यानी इसेंट्रिक है। अगर गार्सिया यहाँ की प्रोफेसर हो सकती हैं तो पक्का वो बाकी स्टाफ की तरह ही सनकी होंगी। पूरे लेसन के दौरान गार्सिया ली पर नजर रखती हैं। वो देख सकती हैं कि इतनी देर तक मैजिक को मेंटेन करना उसके लिए कितना तनावपूर्ण और दिमागी तौर पर थका देने वाला है। गार्सिया जानती हैं कि ये काम कितना मुश्किल है, पर उनका मानना है कि ली को अपने माना पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए ऐसी कड़ी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। सिर्फ 3 कोशिशों में पानी का इतना बड़ा गोला बना लेना उसके असाधारण टैलेंट को साबित करता है, और उसके कभी ना खत्म होने वाले माना रिजर्व को देखते हुए उन्हें यकीन है कि वो उसे निखार कर एक बेहतरीन और असाधारण मेज बना सकती हैं। कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहने के बाद गार्सिया चली जाती हैं और ली सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस स्कूल के सारे प्रोफेसर्स सच में पूरी तरह पागल हैं। जब हफ्ते का आखिरी लेसन खत्म होता है, सब अपने डॉर्म्स लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद ली उरुगलम की केबिन में जाता है और उनके बगीचे के काम में उनकी मदद करता है। काम करते करते ली अपनी भड़ास निकालता है और गार्सिया की क्लास की परेशानियां शेयर करते हुए उरुगुलम से सलाह मांगता है। उरुगुलम बड़े धैर्य से सुनते हैं जब ली बताता है कि कैसे आर्डेनार्ड आग के जादू में सफल हो गई, यॉनर ने हवा के साथ अपना जुड़ाव खोज लिया और बेचारे जैंडो ने तो प्रैक्टिकल्स में अपनी स्टाफ में ही आग लगा दी थी। ली शिकायत करता है कि जहां उसके क्लासमेट्स कुछ मजेदार कर रहे थे, वहीं वो पूरी क्लास में बस पानी के एक गोले को घूरता रह गया। इसके जवाब में उरुगुलम सुझाव देते हैं कि शायद गार्सिया उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हैं क्योंकि वो उसे पसंद करती हैं। इस जवाब से असंतुष्ट ली हंसकर बात टाल देता है और उरुगुलम पर इल्जाम लगाता है कि वो उससे अपने बगीचे में मजदूरी करवा रहे हैं। उरुगुलम उसे याद दिलाते हैं कि खाने के बदले उसने खुद इस काम के लिए वॉलंटियर किया था। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे ली ने सिर्फ खाना खाने के लिए खुशी खुशी मदद करने का ऑफर दिया था। जब ली नेगोशिएट करके थोड़ा एक्स्ट्रा खाना अपने डॉर्म ले जाने की कोशिश करता है तो उरुगुलम साफ मना कर देते हैं और उसे राशन वापस रखने का हुक्म देते हैं। अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उरुगुलम कहते हैं कि वार्डनस जैसी फैमिली से होकर ली का यहां आना बड़ा अजीब है। उत्सुकतावश वो व्हाइट टाइगर टावर के साथ चल रही टेंशन के बारे में पूछते हैं। ली मानता है कि हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। उरुगुलम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और ली को समझ आ जाता है कि इन टावर्स के बीच की दुश्मनी शायद हमेशा से ऐसी ही रही है। हालांकि ली इन तनावपूर्ण रिश्तों को समझता है, पर इस रोज रोज की लड़ाई से होने वाली फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है, खासकर तब जब उन्हें पहले ही अपनी पढ़ाई की इतनी टेंशन है। ली की इस समझदारी से इम्प्रेस्ड होकर इरिलम यानी उरुगुलम उसे सलाह देते हैं कि वो उन लोगों को इग्नोर करे जो उससे लड़ना चाहते हैं और अपना पूरा फोकस अपना मैजिक बेहतर करने पर लगाए। कुछ पल की खामोशी के बाद ली कबूल करता है कि वो पहले ही उनके साथ लड़ चुका है। ली की ये बात सुनकर उरुगुलम का चेहरा निराशा से लटक जाता है। उन्हें ऐसे घूरता देख ली तुरंत कहता है, मुझे ऐसे मत घूरिए, मैं खुद इस बात से परेशान हूं। उरुगुलम जो जानते थे कि पहले हफ्ते में लड़ाइयां आमतौर पर नहीं होती, ली से पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जब ली बताता है कि व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट्स ने उससे स्वॉर्ड्समैनशिप की क्लास में पंगा लिया था, तो उरुगुलम को यकीन नहीं होता। वो गुस्से में पूछते हैं कि ली आखिर उनके इलाके में कर क्या रहा था। ली जवाब देता है कि उसे अपने इलेक्टिव्स चुनने की आज़ादी है। आखिरकार उरुगुलम शांत होते हैं, ये समझते हुए कि अब जो होना था वो हो चुका। वो ली को सावधान रहने की चेतावनी देते हैं क्योंकि व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट्स बहुत माहिर फाइटर्स हैं, जबकि ली दिल से एक मैजिशियन है। तभी ली बातों बातों में बताता है कि उनके 3 सबसे बेहतरीन फाइटर्स ने उस पर एक साथ हमला कर दिया था। उनकी इस बेवकूफ़ी पर उरुगुलम को घिन आती है और वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड होकर ली पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उरुगुलम बस इतना कहते हैं कि आज का काम यहीं रोक दो और अंदर आकर कुछ खा लो। हैरान होकर ली पूछता है कि क्या वो सीरियस हैं।
उरुगुलुम उसे यकीन दिलाते हैं कि हाँ बिल्कुल। असल में उरुगुलुम को अपने सामने खड़े इस मॉन्स्टर के साथ नरमी से पेश आने की मजबूरी महसूस हो रही थी। शायद इसलिए ताकि जब भविष्य में ली इस साम्राज्य का सबसे महान तलवारबाज बने तो वो उरुगुलुम से पुराना बदला लेने ना आ जाए। कुछ ही पलों बाद उरुगुलुम राहत की सांस लेते हैं जब वो देखते हैं कि ली उनके बनाए हुए खाने का मजे से आनंद ले रहा है। खाना खत्म करने के बाद ली के अंदर की उत्सुकता जागती है और वो पूछता है कि क्या उरुगुलुम इस पूरे केबिन की देखभाल अकेले ही करते हैं। उरुगुलुम बताते हैं कि जिन लोगों को उनकी मदद करनी थी वो इतने आलसी थे कि काम चोरी करके आखिरकार यहां से भाग ही गए। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि बगीचे की देखभाल जैसी कड़ी मेहनत ही एक एल्केमिस्ट की असली नींव होती है। हालांकि ली को इन मजदूरी वाले कामों और एल्केमी के बीच कोई कनेक्शन समझ नहीं आता, फिर भी वो उरुगुलुम की भावनाओं से सहमत होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ठान लेता है कि वो कभी कम पर समझौता नहीं करेगा, खासकर अपनी पिछली जिंदगी में इतने धक्के खाने और दुखों को झेलने के बाद। फिर ली पूछता है कि क्या वो इस खाली खेत में फसलें उगा सकता है। उरुगुलुम उसे हरी झंडी दे देते हैं। जब उरुगुलुम पूछते हैं कि वो क्या उगाने का प्लान कर रहा है तो ली पत्ता गोभी या हरी प्याज का नाम लेता है। वैसे तो उरुगुलुम को कोई ऐतराज नहीं था, पर वो झिझकते हुए पूछते हैं कि क्या ली इस फसल को बेचने का प्लान कर रहा है। हैरान होकर ली पूछता है कि क्या उसके सीनियर्स ने भी कभी ऐसा ट्राई किया था। इस पर उरुगुलुम चिल्लाते हुए कहते हैं कि ली पहला ऐसा कमीना है जो ऐसी खुराफात करने की सोच रहा है। अपनी इस भड़ास के बाद वो बस अपना सिर हिलाते हैं, ली के इस अजीब नेचर को मान लेते हैं और कहते हैं कि उसे जो सही लगे वो करे। अब ली रेसिपीज के बारे में सोचने लगता है ताकि उसे ये सब्जियां कच्ची ना खानी पड़े। वो उरुगुलुम से पूछता है कि पत्ता गोभी और हरी प्याज से वो क्या बना सकता है। उरुगुलुम उसे स्ट्यू सजेस्ट करते हैं और बताते हैं कि इनमें कुछ और चीजें मिलाने से एक बहुत ही शानदार डिश तैयार हो जाएगी। वो ये भी समझाते हैं कि पूरे एम्पायर का फूड कल्चर अलग अलग है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न रीजन के वॉर्डीनाज अपनी ब्रेड और चीज़ वाली डिशेस के लिए जाने जाते हैं, जबकि ईस्टर्न रीजन का खाना काफ़ी हद तक कोरियन खाने जैसा है, जहां चावल, नूडल्स और चिली पेस्ट ज़्यादा खाया जाता है। फिर ली पूछता है कि क्या उरुगुलुम को स्ट्यू पसंद है। उरुगुलुम मानते हैं कि उन्हें पसंद है, पर वो इसे खाने से बचते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न खाना है। उत्सुक होकर ली पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा फील करते हैं। उरुगुलुम बताते हैं कि उनके कुछ दूर के बुजुर्ग रिश्तेदार ईस्ट में रहते हैं और जब भी वो उनसे मिलते हैं तो वो उन्हें ताने मारते हैं कि वो हमेशा कंगाल क्यों रहता है और उनसे मिलने क्यों नहीं आता। समझने का नाटक करते हुए ली मन ही मन सोचता है कि ये ईस्ट वाले लोग कितने सख्त होते होंगे। अपनी भड़ास निकालने के बाद उरुगुलुम ली से उसके वीकेंड प्लान्स के बारे में पूछते हैं। जब ली पलटकर पूछता है कि क्या उन्हें उससे कुछ काम करवाना है तो उरुगुलुम बुरा मान जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुझे लगता है कि तू मेरा गुलाम है। उसी पल ली को अपनी पिछली जिंदगी के उन नालायक ग्रेड स्कूल प्रोफेसर्स की याद आ जाती है जो वीकेंड्स पर भी उससे जबरदस्ती लैब का काम यानी मैंडेटरी लैब वर्क करवाते थे। टॉपिक बदलते हुए उरुगुलम ली से कहते हैं कि शायद उसके पास कैबिन में आने का टाइम ना हो और फिर पूछते हैं कि उसके हिसाब से वो भूखे मर रहे स्टार्विंग स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे। जब ली मजाक में कहता है कि वो शायद स्कूल में आग लगा देंगे तो उरुगुलम इस आइडिया को बकवास कहकर टाल देते हैं। इसके बजाय वो समझाते हैं कि जब स्टूडेंट्स को कोने में धकेल दिया जाता है तो वो हमेशा सरवाइव करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट्स फल ढूंढेंगे, व्हाइट टाइगर टावर वाले शिकार करेंगे और ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने के बावजूद शायद रिएक्ट करने में बहुत टाइम लगाएंगे। लेकिन इस साल उरुगुलम को लगता है कि ली के होने से चीजें काफी अलग होंगी। आखिर में ली फीनिक्स टावर के स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है। उरुगुलम बताते हैं कि वो भूख से डगमगाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो उस ऑर्डर के शिष्य हैं और मुसीबत के समय में सिर्फ प्रार्थना पर भरोसा करते हैं। हालांकि ली उनके इस विश्वास से इम्प्रेस होता है, पर वो इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना चाहता। इसके साथ ली डिसाइड करता है कि वो इस वीकेंड अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाएगा। अगर दोबारा कोई लड़ाई होती है तो वो पक्का करेगा कि अगली बार उसके पास दुश्मनों से ज्यादा दोस्त हों, एलाइज हों। ये सुनकर उरुगुलम मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या ली उन टाइगर से लड़ने से बच रहा है क्योंकि शायद वो उसकी उम्मीद से कुछ अलग रिएक्ट करें। ली पलटकर पूछता है कि उरुगुलम के हिसाब से वो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे।
यूरोगुलम जवाब देते हैं कि वो शायद इस मैजिक एकेडमी के टॉर्चर से भागने की कोशिश करेंगे। ली तुरंत कोई जवाब नहीं देता और इस मैजिक एकेडमी के उस अभेद्य किले के बारे में सोचता है जो जादू से मजबूत की गई महल की दीवारों से घिरा हुआ है। इतने कड़े डिफेंस के बावजूद वो जानता है कि हर साल कुछ स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं, और सच कहें तो वो उन्हें गलत नहीं ठहरा सकता। जिन बुनियादी चीज़ों की उन्हें कमी खल रही है, जैसे नए कपड़े, अच्छे जूते, बढ़िया खाना और इस एकेडमी के दम घोटू एनवायरनमेंट से आज़ादी, उनके लिए तरसना एकदम नॉर्मल है। ली को ख्यालों में खोया हुआ देखकर यूरोगुलम उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो फिर से दिन में सपने देख रहा है। होश में आते हुए ली सुनता है जब यूरोगुलम समझाते हैं कि व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट्स आमतौर पर हर साल भागने की कोशिश करने वाले सबसे पहले लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधे दिमाग के होते हैं। फिर ली पूछता है कि क्या आज तक कोई यहां से भागने में कामयाब हुआ है। ये समझते हुए कि अगर वो ली को पुरानी सफलताओं के बारे में बताएंगे भी तो भी वो उसे ट्राई करने से नहीं रोक पाएंगे, यूरोगुलम हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ली जो चाहे वो करे। जवानी में थोड़े धक्के खाना उसे और भी मजबूत ही बनाएगा। जैसे ही यूरोगुलम मुड़कर जाने लगते हैं, ली उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है। चिढ़ते हुए यूरोगुलम उससे कहते हैं कि अपने चेहरे से टपकती हुई लार पोंछ लेने के बाद ये बात दोबारा बोलना। अगले सीन में डुरुगु चोई को एक कम रोशनी वाले कमरे में 3 लबादा पहने हुए लोगों ने घेर लिया है। दीवार से सटाकर खड़ा डुरुगु अपना फोकस खोने लगता है। तभी उनमें से एक फिगर उसे धमकी देता है कि अगर उसने चुपचाप बात नहीं मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। डुरुगु, जिसे पहले ही शक हो गया था कि ये नकाबपोश लोग लाई हैन और उसके दोस्त हैं, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन्हें इतना डार्मा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझते हुए कि उनका पर्दाफाश हो गया है, ली अपना हुड हटाता है और पूछता है कि उनका ये नाटक कितना असली लग रहा था। तीसरे लबादा पहने हुए फिगर गैंडो को ये देखकर गहरा सदमा लगता है कि ली हान उस इंसान को पहले से जानता है जिसे वे डराने आए थे। डुरुगु बिना किसी डर के उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें बेवकूफ़ कहता है और उनकी तुलना उन छोटी गिलहरियों से करता है जो उसे धमकाने की कोशिश कर रही हों। जब गैंडो खुद को गिलहरी कहे जाने पर बच्चों की तरह पैर पटकने लगता है, ली बड़े आराम से पर्दे हटा देता है, जिससे कमरे में सूरज की रोशनी आ जाती है और वो गैंडो को शांत होने के लिए कहता है। दूसरी लबादा पहने हुए फिगर योनर पूछती है कि ली डुरुगु के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। ली समझाता है कि शुरू में उसने डुरुगु से दोस्ती करने से परहेज किया ताकि व्हाइट टाइगर वाले उसके बारे में कोई गलत फहमी ना पाल लें। फिर ली डुरुगु से पूछता है कि क्या व्हाइट टाइगर वालों के मन में उसके लिए पहले से ही कोई नेगेटिव इमेज बन चुकी है। ली की इस स्ट्रेटेजिक सोच से इंप्रेस होकर डुरुगु उसके शक को सही ठहराता है और मानता है कि खुलेआम दोस्ती करने से पक्का गलत फहमियां पैदा होंगी। ली इस बात को नज़रअंदाज करता है और डिक्लेयर करता है कि डुरुगु अब व्हाइट टाइगर टावर में उसका स्पाई बनकर काम करेगा। इस अपमानजनक टाइटल को सुनकर डुरुगु भड़क जाता है और विरोध करता है, पर ली उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार मारुति की हरकतों की रिपोर्ट उसे देने का वादा किया था। फिर भी डुरुगु किसी ज्यादा इज्जतदार टाइटल की जिद पर अड़ जाता है। गैंडो, जो काफी देर से चुप था, पूछता है कि डुरुगु को स्पाई कहलाने से इतनी नफरत क्यों है। डुरुगु उसे घूरता है, जिससे गैंडो की बोलती बंद हो जाती है। ली बीच बचाव करता है और इस रोल को सम्मान और न्याय का नाम देकर बदल देता है। उसे स्पाई कहने के बजाय ली बड़े ही गंभीर अंदाज में उसे इंटरनल इन्फॉर्मेंट यानी आंतरिक खबरी का नाम देता है और अंदर रहकर अन्याय से लड़ने की इस महान ड्यूटी पर जोर देता है। ये ड्रामेटिक टाइटल डुरुगु के दिल को छू जाता है और उसे ये काफी इज्जतदार लगता है। इस नई रीब्रांडिंग से खुश होकर डुरुगु इस रोल के लिए राजी हो जाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। ली को इतनी आसानी से डुरुगु का सपोर्ट जीतते देख योनर को थोड़ी बेचैनी होती है। वो सोचने लगती है कि ली ने अपने उस टेढ़े खानदान से और कितने डार्क लेसन सीखे होंगे। डील पक्की होने के बाद ली अपना पूरा फोकस उस असली वजह पर लगाता है जिसके लिए उसने वीकेंड पर इतनी सुबह सबको इकट्ठा किया था। उनका प्लान था एकेडमी से एस्केप यानी भागना। योनर और गैंडो इस आइडिया को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर ली के मुंह से ऐसे बागी शब्द सुनकर डुरुगु सदमे में आ जाता है। डुरुगु पूछता है कि क्या ली सीरियस है। ली को इस रिएक्शन की पहले से ही उम्मीद थी, इसलिए वो उसे मनाने के लिए अपने सोचे हुए 10 कारण बताने की तैयारी करता है। इससे पहले कि ली बोलना शुरू करे, डुरुगु खुद ही मान लेता है कि वो हैरान है क्योंकि ली भी बिल्कुल उसी की तरह यहां से एस्केप करने के बारे में सोच रहा है। ली इस नतीजे पर पहुंचता है कि भले ही डुरुगु एक नाइट फैमिली से आता हो, पर दिल से वो अभी भी एक नोबल ही है।
वो जानता है कि व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट्स ने कभी असली भूख का सामना नहीं किया है, इसलिए वो इस भूखमरी से सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं। इसी बीच व्हाइट टाइगर टावर के कॉमन रूम में टेंशन बढ़ने लगती है। कई दिनों की भुखमरी से तंग आकर कई स्टूडेंट्स शिकार करने का सुझाव देते हैं ताकि वो घमंडी ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट्स का गुरूर तोड़ सकें जो अपने मैजिक का दिखावा करते हैं। पूरे कमरे में हंगामा मच जाता है। तभी गेल और उसके चमचे वहां एंट्री लेते हैं और एक जरूरी अनाउंसमेंट करके सबको शांत कराते हैं। जब कमरा शांत हो जाता है तो गेल मानता है कि शिकार करना एक अच्छा आइडिया है, पर वो सवाल उठाता है कि क्या पास के जंगल में ये इतना आसान होगा। वो उन्हें याद दिलाता है कि पिछले हफ्ते जिस मॉन्स्टर सुअर को वार्डन ने मारा था उसे प्रोफेसर उरुगुलम ने जानबूझकर छोड़ा था। अगर वो लोग वैसे ही जानवरों का शिकार करना चाहते हैं तो उन्हें अनजान और खतरनाक इलाकों में बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। नाइट्स जंगल की अपनी अधूरी जानकारी को लेकर भुनभुनाने लगते हैं और उनमें से एक गेल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है। एक शातिर स्माइल के साथ गेल वादा करता है कि वो उन्हें इस एकेडमी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा ताकि वे अपनी जान जोखिम में डाले बिना मीट खा सकें। गेल का प्लान सुनकर उसके साथी उम्मीद से भर जाते हैं, पर उनमें से एक पूछता है कि क्या इसके सक्सेस रेट के चांस हाई हैं। गेल उस निम्रोड को भरोसा दिलाता है कि उसने अपने दिमाग में बाहर निकलने का रास्ता पहले ही सोच लिया है। अगर वे चाहें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका इस प्लान को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर वो उसे फॉलो करना चुनते हैं तो उन्हें उसके कमांड्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी माननी पड़ेगी। अगर उनमें से किसी ने भी कोई बेवकूफ़ी की और उसका प्लान खराब किया तो वो उन्हें कड़ी सज़ा देने का वादा करता है। इसके साथ ही गेल अपने साथियों को गुड नाइट कहता है और अपने डॉर्म में वापस जाने के लिए कॉमन रूम से निकल जाता है। गेल और उसके साथियों की ये सारी बातें सुनने के बाद दुरुगु दौड़कर वापस ली हान के पास जाता है और उसे सारी रिपोर्ट देता है। गेल की पूरी स्पीच सुनने के बाद ली हान दुरुगु से पूछता है कि अगर वो गेल की बात मान ले तो क्या उसका इस प्लान में शामिल होना पॉसिबल है। दुरुगु और बाकी सब ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि पिछली बार उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या वो सच में इस बारे में सीरियसली सोच रहा है। इसके जवाब में ली हान कहता है कि गेल इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान नहीं होगा। अपने इन पार्टनर्स इन क्राइम के चेहरों के भावों को थोड़ी और देर तक देखने के बाद ली को एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ बड़ी बड़ी फेंक रहा था। हकीकत में चीजें अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। शुरू में ली हान का प्लान आराम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का था, क्योंकि प्रोफेसर्स की खतरनाक पर्सनैलिटीज को देखते हुए अकेडमी से एस्केप करना बहुत मुश्किल था। पर अब जब मारुति बाहर निकलने का रास्ता जानने का दावा कर रहा है तो ली को उससे वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह बाहर निकालनी होगी। मारुति को अच्छे से जानने के बाद ली को पता है कि वो ज्ञानदो जितना मासूम नहीं है। वो एक स्मार्ट और कोल्ड लीडर है जो अपने मतलब के लिए अपने टावर के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए अगर मारुति कह रहा है कि वो एस्केप कर सकता है तो वो पक्का सीरियस होगा और ली को ये पता लगाना ही होगा कि वो ये कैसे करने वाला है। इस बात को दिमाग में रखते हुए ली एक कैलकुलेटेड अप्रोच लेने का फैसला करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो दुरुगु को निर्देश देता है कि वो गेल पर नजर रखे और उसके एस्केप प्लान का पूरा सच बाहर निकाल कर लाए। हैरान होकर दुरुगु विरोध करता है और पूछता है कि क्या ली सच में उसे ऐसा काम देने के बारे में सीरियस है। ली पलटकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई बेहतर आइडिया है। दुरुगु मानता है कि ये जासूसी वाला आइडिया थोड़ा अपमानजनक, डिसऑनरेबल लग रहा है। बात की नज़ाकत को समझते हुए ली दुरुगु से कहता है कि वो ये सोचे कि वे इस वक्त एक युद्ध यानी कन्फ्रंटेशन के बीच में है। फिर वो उसे वो मशहूर कहावत याद दिलाता है, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो। उसकी पीठ थपथपाते हुए ली समझाता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है ताकि दुश्मन का प्लान उल्टा पड़ने से पहले ही उसका पर्दाफाश हो सके। यहाँ तक आते आते दुरुगु परेशान होने लगता है कि ली आजकल अपनी बातों में इतना कन्विंसिंग कैसे हो गया है। क्या ये उसके चेहरे का कमाल है या वो बस ऐसा सोच रहा है। खैर जो भी हो, ली की ये लॉजिकल बातें सुनने के बाद दुरुगु मान जाता है कि ये एक टैक्टिकल मूव है। ली खुशी खुशी उसे उसी दिन से गेल मारुति पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। ली दुरुगु को निर्देश देता है कि जैसे ही उसे एस्केप प्लान का पता चले वो तुरंत उसके पास आए और एक एक डिटेल की रिपोर्ट दे। दरवाजे से बाहर धकेलने से पहले ली उसे एक अतुलनीय योद्धा और एक सम्मानित आंतरिक खबरी कहकर उसका ईगो और भी बढ़ा देता है। दुरुगु के जाते वक्त ली उसे याद दिलाता है कि मिशन अभी से शुरू है और उसे गुड लक विश करता है। दुरुगु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि सब उस पर छोड़ दे और जल्द ही रिजल्ट्स के साथ लौटने का वादा करता है। दरवाजा बंद करने के बाद ली राहत की सांस लेता है कि चलो फिलहाल दुरुगु को तो हैंडल कर लिया, अब आगे उसे एस्केप प्लान के बारे में सोचना है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके कंफ्यूज दोस्त योनेर और गैंडो उसे घेर लेते हैं।
वे मजाक में पूछते हैं कि क्या उसने एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कोई ब्रेन वॉशिंग मैजिक सीख लिया था। ली उन्हें गलत भी नहीं ठहरा सकता। वो जानता है कि जब वो चाहे तो अपनी बातों से किसी को भी मना सकता है, पर वो उन्हें तसल्ली देता है कि उसने अभी तक कोई मैनिपुलेशन मैजिक नहीं सीखा है। कुछ घंटों बाद ली हान एस्केप की अपनी पहली मीटिंग के लिए अपने दोस्तों दुरुगु, योनेर, गैंडो और नीलिया को इकट्ठा करता है। नीलिया, जिसे ली के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता था, भड़क जाती है और उसे सुनाती है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो एकेडमी से भागने का सोच रहा है। उसे तो लगा था कि ली सिर्फ जंगल में शिकार पर जाने की बात कर रहा है। उसके इस अग्रेसिव रिएक्शन को समझते हुए ली उसे टेंशन ना लेने को कहता है, क्योंकि उसके पास एक सॉलिड प्लान है। ली हान जिस खानदान से आता है उसे याद करते हुए नीलिया सोचती है कि शायद सच में उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होगा, क्योंकि वो बाकी रईसजादों से काफ़ी अलग है। जब वो उससे उस ब्रिलियंट प्लान को समझाने को कहती है तो ली बम फोड़ता है कि इस एस्केप का असली मास्टरमाइंड गेल है और वे सब बस उसका पीछा करने वाले हैं और वो जो करेगा उसे कॉपी करेंगे। इतने घटिया और बिना सिर पैर वाले प्लान को सुनकर नीलिया बुरी तरह निराश हो जाती है और ली के दिमाग में थोड़ी अक्ल डालने की कोशिश करती है। योनेर, जो ली का गेम पहले ही समझ चुकी थी, ली को अपनी टैक्टिक के साथ चलने का इशारा करती है और पूछती है कि क्या नीलिया की मदद के बिना हमारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल हो पाएगा। इस इशारे को तुरंत पकड़ते हुए ली फटाक से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस गेम को समझते हुए ली नीलिया को मक्खन लगाने लगता है। वो कहता है कि उनका पूरा प्लान उसकी प्लैकिंग एबिलिटीज और उसके कमाल के हंटर इंस्टिंक्ट्स पर टिका है। कुछ ही सेकंड्स में उनका ये पैंतरा काम कर जाता है और नीलिया शर्मा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। योनेर और ली के ऐसे ही मौके पर मन घड़ंत बातें बनाते रहने से नीलिया आखिरकार बेमन से मदद करने को तैयार हो जाती है। उसे लगने लगता है कि सिर्फ वही एक है जो इस पूरे प्लान को कामयाब बना सकती है। अपने प्लान्स को एक आखिरी बार रिव्यू करने के बाद ली अपने ग्रुप को वहां से विदा करता है और उन्हें अगली बार मिलने के लिए निर्देश देता है।